हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे BPCCHN के रिगार्डेड, ब्रिज कोर्स सिलेबस के रिगार्डेड, और लास्टली कुछ सेशन हमने डिस्कस किए ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड, यानी सेकंड पेपर के रिगार्डेड। फिफ्थ ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर फोर्थ यूनिट हमारी ये चल रही है, जिसके अंदर हम स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर्स के रिगार्डेड पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हमने पहली जो क्लास ली थी उसके अंदर इंट्रोडक्शन के बात की थी कि कैंसर क्या होता है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है। देन सेकंड सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था ब्रीफली कि डिस्प्लेजिया क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की क्या क्या ग्रेडिंग होती है वो हमने डिस्कस किया था। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन को, यानी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कुछ सर्जिकली और कुछ केमिकली जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन किया जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन कैंसर्स को, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके अंदर आप BSc अपन डिस्कस करेंगे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। देन हम डिस्कस करेंगे ओरल कैंसर, ओरल कैंसर यानी ओरल कैविटी का कैंसर। देन हम फाइनली डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर। तो कंप्लीटली जानने वाले हैं, और आज के सेशन के अंदर जो जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वन बाय वन इनको अपन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटेंट आपको मिलता रहे और इसी तरीके से लाइव सेशन, डेली सेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं, और आज के सेशन के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे रूट ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के क्या क्या रूट होते हैं, मेटास्टेसिस का मीन्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। तो लास्टली प्रीवियसली जो भी सेशन है उनके लिंक आपको अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट के अंदर, उनको ज़रूर देखें। और सभी सेशन आप सबको पता है मेंबरशिप के लिए चल रहे हैं, अदर सेशन सबके पास जाते हैं, लेकिन मेंबरशिप वाले सेशन केवल मेंबरशिप वाले ही देख सकते हैं। तो अभी जो सेशन अपन पढ़ रहे हैं ये भी मेंबरशिप वाला सेशन है, जिसके अंदर स्पेशली हम सबसे पहले रूट ऑफ मेटास्टेसिस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है मेटास्टेसिस। और आई थिंक मेटास्टेसिस प्रीवियसली क्लासेस आपने देखी हैं, तो मेटास्टेसिस के रिगार्डेड आप सबको जानकारी होगी। मेटास्टेसिस क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर ही। मेटास्टेसिस मतलब होता है स्प्रेड होना। क्या होना? स्प्रेड होना, यानी ट्रांसमिट होना। क्या होना? ट्रांसमिट होना। किसका? कैंसरस सेल का। कैंसरस सेल का कहाँ पर? एक सेल से, वन सेल टू अनोदर सेल तक क्या होना? ट्रांसफर होना, स्प्रेड होना। दैट कंडीशन, दैट प्रोसेस नोन एज मेटास्टेसिस। नॉर्मली अपन ने कहा है मेटास्टेसिस मतलब होना स्प्रेड होना, फैलना। यानी सपोज कीजिएगा आपके किसी भी पर्सन के, सपोज कीजिएगा कोई पेशेंट है और उसको ओरल कैंसर है। उसको क्या है? ओरल कैंसर है, यानी ओरल कैविटी का उसको कैंसर हो रहा है, और ओरल कैविटी से कुछ टाइम बाद डायग्नोस किया जाता है, कुछ टाइम बाद डायग्नोस किया जाता है, या पता लगता है कि उसको ओरल कैंसर के साथ साथ लंग कैंसर भी हो गया है। लंग कैंसर भी उसको हो गया है। तो कैसे हुआ ये? ओरल कैंसर था, उसको लंग कैंसर कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो कैंसरस सेल थी ओरल कैविटी के अंदर या ओरल म्यूकोसा के अंदर, जहाँ भी उसका कैंसर था ओरल पार्ट के अंदर, अगर उसको पहले कैंसर था तो वो कैंसरस सेल स्प्रेड हो गई है, मेटास्टेसिस हो गई है। कहाँ पर? आपके लंग्स पर, आपके लंग्स तक, इसीलिए उसको लंग कैंसर भी हो गया है। तो एक्चुअली मेटास्टेसिस का मीन्स मैं समझाने वाला था, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेटास्टेसिस का सिंपल सा मीनिंग है स्प्रेड होना। मेटास्टेसिस का सिंपल सा मीनिंग है फैलना, यानी जिस कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट अभी GNM BSc जो भी किया है, आई थिंक आपने जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती है सब तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो मेटास्टेसिस मतलब हो जाता है क्या? फैलना। यानी एक स्थान से एक जगह पर, कहीं किसी ऑर्गन के अंदर, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर अगर कैंसर है तो उस बॉडी से, उस पर्टिकुलर पार्ट से कैंसरस सेल का अदर बॉडी पार्ट तक स्प्रेड होना, फैलना, पहुंचना, ट्रांसमिट होना, दैट इज मेटास्टेसिस। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा मेटास्टेसिस क्या होता है। आई थिंक क्लियरली समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे रूट ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के क्या क्या रूट होते हैं हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर रूट ऑफ मेटास्टेसिस में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूट माना जाता है दैट इज ब्लड। आपका जो ब्लड है,
आपका जो ब्लड है वो मेटास्टेसिस के लिए सबसे पहले यानी सबसे इम्पोर्टेंट रूट माना जाता है कि मोस्ट ऑफ दी ऐसा कहा जाता है कि जो भी मेटास्टेसिस होता है किसी भी कैंसरस सेल का एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, उसका मोस्ट ऑफ दी जो रोल रहता है वो किसका रहता है, ब्लड का। यानी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी मेटास्टेसिस हो सकता है। किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मेटास्टेसिस हो सकता है। कैंसरस सेल ट्रांसमिट हो सकती हैं वन ऑर्गन या वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो उस कंडीशन को मेटास्टेसिस हमने कहा है, जिसके अंदर हमने ब्लड को मोस्ट कॉमनली माना गया है। उसके अलावा लिम्फ भी मेटास्टेसिस करवाता है, यानी ब्लड के बाद अगर अपन कहें तो लिम्फ को भी मेटास्टेसिस का पार्ट माना जाता है, यानी लिम्फ के थ्रू भी मेटास्टेसिस हो सकता है। मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड हो सकता है, कोई भी कैंसर है, कोई भी कैंसरस सेल है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जा सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, जो भी आप समझें, लेकिन समझ जाना है, ठीक है। तो ब्लड मोस्ट कॉमनली माना जाता है, उसके बाद लिम्फ माना जाता है, और उसके बाद माना जाता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, देखिए ब्लड के बारे में आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आता है, सबको पता है। लिम्फ के बारे में भी आप सबको अच्छी तरीके से पता है। सर ये इनफिल्ट्रेशन कैसे होता है? भाई ब्लड है, ब्लड के थ्रू चला जाएगा, लिम्फ है, लिम्फ के थ्रू चला जाएगा, लेकिन इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? तो इनफिल्ट्रेशन से आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, आई थिंक समझ में आएगा। कोशिश कीजिएगा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लेने की, ताकि सभी सेशन और सारा जो भी बताया जा रहा है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए सपोज कीजिएगा किसी पर्सन को इस लोकेशन में, मान के चलिएगा ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है। सपोज कीजिएगा, केवल एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं समझाने की। सपोज कीजिएगा आपके एब्डोमन के अंदर, यहाँ स्टमक के अंदर कैंसर है, ये स्टमक के अंदर कैंसर है। अब कैंसर सेल है यहाँ पर है, स्टमक के अंदर है। अब ये क्या होगी, धीरे धीरे मैंने कहा था कि कैंसरस सेल यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, कौन सा, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। कैंसरस सेल या कैंसर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे कि ये मेटास्टेसिस होता है। क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है। तो यहाँ पर ये स्टमक के अंदर है, धीरे धीरे या तो अपवार्ड क्या करेगी, मूव करेगी, या नीचे की तरफ मूव करेगी, या फिर आगे की तरफ, या फिर पीछे की तरफ। यानी कहने का मतलब यह है इस ऑर्गन के आसपास का सराउंडिंग एरिया ये कवर कर लेती है, स्प्रेड होकर आसपास का सराउंडिंग एरिया कवर कर लेती हैं। और इस कंडीशन को ही, इस मेथड को ही, इस रूट को ही बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जहां पर ट्यूमर है, जहां पर कैंसरस सेल है, उसके सराउंडिंग एरिया के अंदर स्प्रेड होना, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। और इनफिल्ट्रेशन भी एक मेटास्टेसिस का एक रोल होता है, एक रूट होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। देखिए इसके अंदर अगर अपन लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल सा अपन कह सकते हैं कि स्प्रेड टू नियर बाय ऑर्गन ड्यू टू इजीली सेपरेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स फ्रॉम अ ट्यूमर। देखिए यहां पर अपन कह सकते हैं कि सराउंडिंग एरिया के अंदर स्प्रेड होना सेल्स का, या कैंसरस सेल का, कैंसर सेल्स का सराउंडिंग एरिया के अंदर स्प्रेड होना, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। कॉमनली समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी ज़्यादा डीपली आपके सिलेबस में नहीं है, और रूट भी आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कैंसर अपन पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बेस आपसे क्वेश्चन किया गया है। अगर डायरेक्टली अंदर से क्वेश्चन पूछा है, बीच में से क्वेश्चन पूछा है, तो एट लीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे नंबर लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया आपको अच्छे मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा फोर्थ रूट और होता है जिसको बोला जाता है इनोक्लिएशन। क्या बोला जाता है, इनोक्लिएशन। इनोक्लिएशन क्या होता है सर, मैंने पहली बार सुना है, तो आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। इनोक्लिएशन मतलब होता है एक तरीके से किसी एक मीडियम से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरे मीडियम में चले जाना, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचा देना। कल्चर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, सेल्स का कल्चर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो
थोड़ा सा समझिए, ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, बाकी फिर भी अगर आपके सिलेबस में वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कल्चर के रिगार्डेड में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनोक्लिएशन का मीन हम समझेंगे, केवल इनोक्लिएशन, फोर्थ जो रूट है इनोक्लिएशन, उसका मीन समझेंगे कि सपोज कीजिएगा किसी पर्सन का पहले से कोई कैंसर है, किसी पर्सन को पहले से कोई कैंसर है, ठीक है, पहले से कोई कैंसर है, अब उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है सर्जरी के थ्रू, उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है सर्जरी के थ्रू। अब एट द टाइम जब सर्जरी की जा रही है, एट द टाइम जब सर्जरी की जा रही है, तो सर्जरी करते टाइम में जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जा रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पर सर्जरी की जा रही है, और सर्जरी के टाइमिंग में जो भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स काम में लिए जा रहे हैं, अगर उन इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल के थ्रू अगर बॉडी के किसी पार्ट के अंदर कोई कैंसरस सेल ट्रांसमिट हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, तो उस कंडीशन को या उस रूट को बोला जाता है इनोक्लिएशन। क्या बोला जाता है? इनोक्लिएशन बोला जाता है। तो इनोक्लिएशन भी एक मेथड है, एक रूट है, किसका? मेटास्टेसिस का। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रूट ऑफ मेटास्टेसिस अपन देखें तो ब्लड के थ्रू मेटास्टेसिस हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, उसके अलावा लिम्फ के थ्रू हो सकता है, उसके अलावा इनफिल्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है, और उनके अलावा फाइनली अपन देखें तो इनोक्लिएशन के थ्रू भी हो सकता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इनोक्लिएशन क्या होता है और मेटास्टेसिस के रूट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कैंसर के रिगार्डेड आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। देखिए, हालांकि टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी समझेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है मैंने आपको बताया, और आपको आंसर किस तरीके से देकर आना है वो भी मैंने आपको बताया। तो आंसर अगर जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ उस तरीके से आपने आंसर दिया है तो 100% उसके रिगार्डेड काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन कंटिन्यू और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहना है। चलिए पढ़ते हैं इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर कैंसर से रिगार्डेड डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, और कुछ 3 कैंसर्स आपके सिलेबस के अंदर है, जो कि मैंने प्रीवियसली क्लासेस, दोनों क्लासेस के अंदर आपको बताया था। उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद है तो प्रीवियसली क्लासेस देखिए और कंटिन्यू बने रहे, आपको सारी क्लासेस के अंदर बता दिया जाएगा। चलिए, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, और इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर आई थिंक आप सबको पता है, इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर कैंसर के, उम्मीद है सबको पता होगा। नहीं पता है तो केवल गिने चुने जो कि फिक्स्ड है कि हाँ ये रिस्क फैक्टर हैं, इसके कारण से कैंसर हो सकता है, वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी रामायण हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सटीकली, ज़्यादा डीपली आपको स्टडी नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं। इटियोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, अपने सहपाठी को, अपने सभी जो भी CHO ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो नर्सिंग फील्ड के अंदर अभी जुड़े हुए हैं, नर्सिंग के अंदर एडमिशन लिया है, उन सब तक पहुंचाइए, और उन सबसे कहें कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं, ताकि वो भी ज्वाइन कर ले और इस तरीके से सेशन को कंटिन्यू लेते रहे। चलिए बढ़ते हैं। और इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर अपन जानते हैं कि कैंसर होने के पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या इटियोलॉजी हो सकता है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी, दैट इज रेडिएशन एक्सपोजर। क्या है? रेडिएशन एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए। रेडिएशन एक्सपोजर के रिगार्डेड भी आपको याद होना चाहिए, रेडिएशन के कारण से भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। इसीलिए तो आप सबको पता होगा, कैंसर जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं रेडियोलॉजिकल, उनको कोशिश रहे कि कम से कम करवाए, क्योंकि उनसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और आपकी सेल को वो इरिटेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। किस लिए? डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, जिससे वो कैंसर जनरेट करवा सकते हैं, ट्यूमर जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि सेल इरिटेट होगी तो उसके अंदर डिवाइडेशन होता जाएगा, सेल डिवीजन फास्टली होगा और फिर वहाँ पर टिश्यू मास बन सकता है, ट्यूमर बन सकता है। इसीलिए रेडिएशन एक्सपोजर भी क्या होता है? रिस्क फैक्टर माना जाता है कैंसर का। उसके अलावा केमिकल्स, सेकेंड
पॉजिटिव फैक्टर रिस्क फैक्टर है दैट इज केमिकल्स। काफी सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सेल्स को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। अब सेल्स को इरिटेट करेंगे, सेल्स इरिटेट होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्प्लेजिया हमने पढ़ा, हाइपरप्लेजिया हमने पढ़ा, हाइपरट्रोफी हमने पढ़ा, एनाप्लेजिया हमने पढ़ा, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। तो इसके कारण से ये सारी कंडीशन होगी। डिस्प्लेजिया हो सकता है, एनाप्लेजिया हो सकता है, हाइपरट्रोफी हो सकता है, उसके अलावा हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जिसके कारण से टिश्यू मास बन सकता है और टिश्यू मास बनने के कारण से वहां पर कैंसर जनरेट हो सकता है। तो ये सेकंड कॉमन कोज है और रिस्क फैक्टर है। थर्ड कॉमन कोज और रिस्क फैक्टर की अपन बात करें तो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग। स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग हालांकि काफ़ी कम लोग मानते हैं कि इनके कारण से भी कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इनको रिस्क फैक्टर मानते हैं कि कुछ परसेंट में अपन देखें तो स्मोकिंग करने और टोबैको च्यूइंग वाले पर्सन के अंदर कैंसर देखने को मिलता है, कैंसर का रिस्क रहता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं, जब कि इस टॉपिक को अपन पढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो नहीं खाते हैं, जो नहीं लेते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, टोबैको नहीं लेते हैं, उनको भी कैंसर हो जाता है, उनको भी क्या हो जाता है, ओरल कैंसर हो जाता है, ओरल कैविटी का कैंसर हो जाता है, अदर कैंसर हो सकता है। तो उनको कैसे हुआ, तो इसके पीछे क्या है, एग्जैक्ट जो कोज है वो डेफिनेटली कंफर्म नहीं रहता है। कोजेज एक रिस्क फैक्टर के रूप में हम याद रखने हैं कि हाँ इनसे भी होता है, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन या ट्रीटमेंट। आप सबको पता है, ये लाइन तो सबको जानते हो, इसीलिए स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग को भी रिस्क फैक्टर माना गया है। उसके अलावा एस्बेस्टोस, इसको भी माना गया है पॉजिटिव फैक्टर। उसके अलावा हीट को भी पॉजिटिव फैक्टर माना है। कोई पर्सन ज़्यादा हीट में रह रहा है तो उसके कारण से उसको कैंसर या ट्यूमर हो सकता है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कैंसर कोज करवाते हैं। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आपने सुना होगा HIV जो एड्स कोज करता है, ये जो वायरस है ये एक कैंसर कोज करवा सकता है जिसको कापोसी सार्कोमा के नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा कापोसी सार्कोमा। एक CMV आता है, साइटोमेगेलो वायरस, ये भी कापोसी सार्कोमा करवा सकते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि क्या करवाता है, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के अंदर कैंसर करवा सकता है, जेनाइटल वार्ट करवा सकता है, जेनाइटल वार्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा H. पाइलोरी आपने सुना होगा, ये स्टमक या गैस्ट्रिक कैंसर करवा सकते हैं, स्टमक या गैस्ट्रिक कैंसर ये करवा सकते हैं। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैंसर के कोजेज हो सकते हैं, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है पॉजिटिव फैक्टर के रिगार्डेड आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव फैक्टर एक बेसिक से पॉजिटिव फैक्टर मैंने यहाँ पर रखे हैं। बाकी पर्टिकुलर कैंसर के अंदर, जैसे कि ओरल कैंसर अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर की बात करेंगे, रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर अपन पढ़ेंगे, वहाँ पॉजिटिव फैक्टर रिस्क फैक्टर की पर्टिकुलर बात करेंगे। तो सभी कैंसर के रिगार्डेड अलग अलग होते हैं, ये कॉमन से कैंसर के रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, इसलिए इनको मैंने लिस्ट आउट किया है और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। यानी कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स काम में लेते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के रिगार्डेड। तो अपन डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आप सबको भी पता होगा कैंसर के डायग्नोसिस के रिगार्डेड कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, किस किस तरीके से कैंसर के रिगार्डेड टेस्ट करवाए जाते हैं। उम्मीद है आपको याद है। चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले यहां पर आपको याद रखना है, बायोप्सी को कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। बायोप्सी, जो टिश्यू बायोप्सी करते हैं उसको कैंसर के रिगार्डेड, कोई भी कैंसर हो, कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है बायोप्सी को, कोई सा भी कैंसर हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी और मोस्ट कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट बोला जाता है। किसको,
टिश्यू बायोप्सी को या बायोप्सी को। यहाँ पर सामने एक लाइन लिखी है, सिंपल सी लाइन लिखी है, कैंसर ऑलवेज कंफर्म डायग्नोसिस या डायग्नोज्ड बाय बायोप्सी, यानी कैंसर को हमेशा अगर कंफर्म आपको करना है तो बायोप्सी करनी होगी। बेसिकली और मोस्ट कॉमनली अपन देखें तो बायोप्सी को कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है किसी भी पर्टिकुलर कैंसर के रिगार्डेड, चाहे कैंसर कैसा भी हो, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। बाकी कुछ कैंसर्स अलग अलग होते हैं, उनके अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट कुछ अलग होता है, लेकिन बेसिकली अपन कहें, एक मोस्ट कॉमनली बात कहें तो बायोप्सी को कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। ठीक है, याद रखिए, इस लाइन को भूलना नहीं है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन यानी शॉर्ट नोट के अंदर भी आ सकता है। डायग्नोस्टिक ऑफ कैंसर या डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कैंसर या स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर या स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूमर, कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अपन देखेंगे वो होगा रेडियो एक्टिव या रेडियोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या? रेडियोलॉजिकल इवोल्यूशन या रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। क्या क्या होते हैं ऐसे इवोल्यूशन या ऐसे टेस्ट जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव या रेडियोलॉजिकल रेज को काम में लिया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कैंसर को कि कैंसर है या नहीं है, और कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है। इन सभी टेस्ट को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ दी कैंसर के रिगार्डेड या अदर कोई सी भी कंडीशन हो, सबसे मेन जो रेडियोलॉजिकल माना जाता है एक्सरे, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है। उसके बाद एक्सरे के बाद फ्लोरोस्कोपी, उसके बाद मेमोग्राफी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी, अल्ट्रासाउंड यूएसजी, उसके बाद सीटी स्कैन। ये सारे टेस्ट हैं जो कि कॉमनली करवाए जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी स्कैन है, देन सीटी स्कैन के बाद एमआरआई है, सीटी स्कैन के बाद एमआरआई है, और एमआरआई के बाद पीईटी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी इसको बोलते हैं। उसके बाद रेडियो न्यूक्लियड स्कैन या फिर रेडियो एक्टिव अपटेक स्टडी होती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिए जाते हैं और उसके थ्रू उसका इमेजिन किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है, उसको डायग्नोज किया जाता है। बेसिकली ये जो लास्ट वाला है रेडियो न्यूक्लियोइड स्कैन या रेडियो एक्टिव अपटेक जो स्टडी होती है वो थायराइड के अंदर, बोन स्टडी के अंदर, इन सब के अंदर किया जाता है। थायराइड कैंसर के अंदर, बोन कैंसर के अंदर, इन सब के अंदर किया जाता है। तो बेसिकली ये रेडियो एक्टिव या रेडियोलॉजिकल इवोल्यूशन है, जिसके अंदर आप सबको पता होगा कॉमन है, ये सारे कॉमन है। एक्सरे कॉमन है, फ्लोरोस्कोपी कॉमन है, मेमोग्राफी कॉमन है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी कॉमन है, सीटी स्कैन कॉमन है, एमआरआई है और पीईटी है, पॉजिट्रॉन इमिशन टेस्ट है या पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव अपटेक स्टडी है। ये सारे कॉमनली यूज किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका दैट इज बायोकेमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज बायोकेमिकल इवोल्यूशन। कैंसर के रिगार्डेड, ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन देख रहे हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हमने रेडियोलॉजिकल इवोल्यूशन करा है। उसके बाद हम बायोकेमिकल इवोल्यूशन करेंगे। बायोकेमिकल से मीन्स आप सबको समझ में आ रहा होगा, बायोज तो आप जानते हो और केमिकल्स मतलब केमिकल का इवोल्यूशन करेंगे। बेसिकली देखेंगे दिस इज जनरली डन टू नाउ द ऑर्गन फंक्शन। इसके अंदर बेसिकली ऑर्गन के फंक्शंस को देखा जाता है, उनके अंदर किस किस तरीके से केमिकली कंपोजिशन में है और केमिकली कंपोजिशन के अंदर क्या क्या डिस्टर्ब हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, उनको देखा जाता है। लाइक आप देखें लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी आप करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं इसके अंदर? एलएफटी करवा सकते हैं। लीवर के जो जो फंक्शन है उनको टेस्ट किया जाएगा, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके अलावा रिनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी के रिगार्डेड जो जो भी केमिकल्स है, जो जो भी सब्सटेंस है, जो जो भी एलिमेंट है, उन सबको टेस्ट किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा लेवल बढ़ रहा है, कौन सा लेवल कम हो रहा है, और इसके पीछे का रीजन पता किया जाता है, जिससे
पता चल जाता है कि किस टाइप का, कहाँ पर कौन सी लोकेशन में कैंसर है और किस ग्रेड का है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कैंसर के रिगार्डेड। चलिए सर्जिकली और हम टेस्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं कैंसर के रिगार्डेड, और उम्मीद है आप सबको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो याद हो जाएंगे, कंसंट्रेशन के साथ बने रहे। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है सम इंपोर्टेंट टेस्ट स्क्रीनिंग के रिगार्डेड। कैंसर की स्क्रीनिंग हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर थर्ड पॉइंट है सम इंपोर्टेंट टेस्ट, यानी पर्टिकुलर कुछ स्कोपीज की जाती हैं, कुछ कैमराज, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं और उनसे विजुअलाइज किया जाता है, देखा जाता है डायरेक्टली ऑर्गन को कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेज हो रहा है। अगर चेंजेज हो रहा है तो वो किसके रिगार्डेड है, अगर जो चेंजेज हो रहा है वो किसको रिसेंबल करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, उसको एक कैमरे की सहायता से देखा जाता है और उनको कुछ स्कोपिक टेस्ट माना जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला है एंडोस्कोपिक टेस्ट फॉर जीआईटी। जो आपकी जीआईटी सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसको देखने के लिए, उसको इवोल्यूशन के लिए एंडोस्कोपी किया जाता है। उसके अलावा लेप्रोस्कोपी किया जाता है। लेप्रोस्कोपी किया जाता है, लेप्रोस्कोपी किसके लिए किया जाता है, तो ये एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन को देखने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है लेप्रोस्कोपी? एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन को देखने के लिए किया जाता है। उसके अलावा कोल्पोस्कोपी है, कोल्पोस्कोपी है जो कि किसके लिए करवाया जाता है, वेजाइना और सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए करवाया जाता है। कोल्पोस्कोपी वेजाइना और सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए करवाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोक्टोस्कोपी जो कि रेक्टम की स्टडी के लिए करवाया जाता है, रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए करवाया जाता है। उसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी जो कि सिग्मोइड कोलन को विजुलाइज के लिए करवाया जाता है। उसके अलावा सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी यूरिनरी ब्लैडर के लिए करवाया जाता है। उसके अलावा लेरिंजोस्कोपी लेरिंग्स के लिए करवाया जाता है। उसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोपी आइज के रिगार्डेड है, ऑप्थेल्मो तो आइज के विजुलाइज के लिए करवाया जाता है। उसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी यानी ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस के रिगार्डेड है, उनके स्कोपी होती है। उसके अलावा ओटोस्कोपी है जो कि ईयर के रिगार्डेड है, ईयर के अंदर कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज लगती हैं तो वो किस कैंसर को इंडिकेट कर रहा है, किस तरीके से वो अफेक्ट हो रहा है, वो सारा कुछ स्कोपीज करवाए जाते हैं और उनसे फाइंड आउट किया जाता है कि किस तरीके से उनके अंदर कैंसर जनरेट हो रहा है या कैंसर प्रोग्रेस कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं कैंसर के रिगार्डेड, और उम्मीद है यहाँ तक आपको याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, और यहाँ तक उम्मीद है आपको पहले से भी याद था कुछ पॉइंट, और कुछ पॉइंट अभी याद हो गए हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल इवोल्यूशन। इम्यूनोलॉजिकल इवोल्यूशन मींस कुछ पर्टिकुलर कैंसर मार्कर्स होते हैं, आप सबको पता होगा कैंसर मार्कर, आपने नाम भी सुना होगा। कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जिनसे फाइंड आउट कर लिया जाता है केमिकल किस तरीके से मार्कर है, यानी कैंसर का मार्कर क्या है, उसके रिगार्डेड कैंसर को फाइंड आउट कर लिया जाता है। अभी कैंसर मार्कर होता क्या है आप सबको पता होगा या नहीं होगा, कुछ को होगा कुछ को नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैंसर मार्कर क्या होता है। इम्यूनोलॉजिकल इवोल्यूशन की अपन बात करें तो स्पेशली कैंसर मार्कर या ट्यूमर मार्कर के नाम से इनको जानते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं, देखिए सम कैंसर रिलीज बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल सब्सटेंस, यानी कैंसर जो सेल है वहाँ पर बायोलॉजिकल या बायोकेमिकली सब्सटेंस का रिलीज किया जाता है, यानी सिक्रेशन होता है, फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, एंजाइम, एंटीजेंस इनटू द सर्कुलेशन। यानी जिस ऑर्गन के अंदर क्या हो रहा है कैंसर है वहाँ पर कुछ केमिकल्स सब्सटेंस है जिनको एंजाइम फॉर्म में, हार्मोन फॉर्म में या एंटीजन फॉर्म में रिलीज करवाया जाता है, और उन केमिकल्स को फाइंड आउट करके हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन के अंदर किस तरीके का कैंसर होता है। आगे देखिए द मेजरमेंट ऑफ दीज सब्सटेंस इन द ब्लड कैन बी यूजफुल इन द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर, सच केमिकल्स आर कॉल्ड ट्यूमर मार्कर।
आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैंसर जो सेल हैं वहाँ पर कुछ केमिकल्स का रिलीज होता है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कैंसर को इंडिकेट करता है, और उन केमिकल्स को क्या कहते हैं, ट्यूमर मार्कर कहते हैं, और उनका किसके रिगार्डेड इवोल्यूशन करवाया जाता है, इम्यूनोलॉजिकल इवोल्यूशन करवाया जाता है। यानी वो एंटीजन के रूप में हो सकता है, वो हार्मोन के रूप में हो सकता है, वो एंजाइम के रूप में हो सकता है, जो कि एक पर्टिकुलर कैंसर को इंडिकेट करेगा, जिन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर मार्कर कहते हैं। और आप सबको पता है अलग अलग से ट्यूमर मार्कर आपने सुने होंगे, अलग अलग से ट्यूमर मार्कर आपने पढ़े होंगे और जाने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर मार्कर को अपन आगे देखेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 4 स्क्रीनिंग टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है दैट इज पैथोलॉजिकल इवोल्यूशन। और पैथोलॉजिकल इवोल्यूशन के रिगार्डेड आप सबको पता है, पैथोलॉजी के अंदर यानी कुछ सेटअप्स होता है, पैथोलॉजी लैब्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और उस सैंपल का पैथोलॉजिकली कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, कल्चर करते हुए उनको क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि इसके अंदर क्या है, किस तरीके से डिस्टर्बेंस है, ताकि फाइंड आउट हो सके कि किस टाइप का कैंसर वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर पैथोलॉजिकल लैब के अंदर ये सारे टेस्ट होंगे। देखिए, पैथोलॉजिकल इवोल्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर कंफर्मेशन ऑफ क्लिनिकली डायग्नोसिस एंड इंक्लूड, ठीक है, यानी पैथोलॉजिकल इवोल्यूशन है इंपॉर्टेंट मेथड माने जाते हैं कंफर्म करने के लिए कि किस टाइप का कैंसर है। हम देखेंगे अब 1 बाय 1 कि पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से इवोल्यूशन करवाए जाते हैं। सबसे पहले पैथोलॉजी के इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहला इवोल्यूशन करवाया जाता है हिमेटोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या करवाया जाता है, हिमेटोलॉजिकल इवोल्यूशन करवाया जाता है, जिसके अंदर ब्लड स्मीयर और बोन स्मीयर या बोन मेरो का स्मीयर तैयार किया जाता है। यानी एग्जामिनेशन के रिगार्डेड, हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डेड कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं बॉडी से। अब वो ब्लड का सैंपल लिया जाता है और बोन मेरो का सैंपल लिया जाता है, और उसमें कल्चर मीडियम के थ्रू स्टडी की जाती हैं, देखा जाता है कि उसमें किस तरीके से चेंजेस हैं और किस टाइप की कैंसरस सेल उनके अंदर प्रेजेंट हैं। इसको बोला जाता है हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और हम स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं किसका, कैंसर का। तो कैंसर के रिगार्डेड हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, जिसके अंदर ब्लड का स्मीयर ले सकते हैं, ब्लड का स्मीयर बना सकते हैं, ब्लड का कल्चर करवा सकते हैं और बोन मेरो का कल्चर करवा सकते हैं, और फाइंड आउट करवाया जा सकता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव फैक्टर और पर्टिकुलर कैंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैथोलॉजी के अंदर ही सेकेंड पार्ट है, पैथोलॉजी के अंदर ही सेकेंड टेस्ट है, दैट इज ए साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्या है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पहला है एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। एक्सफोलिएट साइटोलॉजी इसका मीन्स क्या है, एक्सफोलिएट साइकोलॉजी मीन्स है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सफोलिएट सेल। एक्सफोलिएटेड सेल्स मतलब कुछ पर्टिकुलर पार्ट के अंदर बोला जाता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है एक्सफोलिएट सेल्स, जैसे कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फिर ओरल कैविटी या फिर ओवरी ट्रैक्ट या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन, उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लीजन या गैस्ट्रिक लीवेज, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एक्सफोलिएट साइटोलॉजी के अंदर। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके अलावा साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट मेथड है दैट इज FNAC। नाम सुना होगा काफ़ी बार, एग्जाम में भी काफ़ी बार ये आया हुआ है, FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। क्या है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसके अंदर क्या करवाया जाता है, नाम से मीनिंग निकल रहा है, क्या करवाया जाता होगा इसके अंदर। देखिए फाइन, F फॉर फाइन, N फॉर नीडल, A फॉर एस्पिरेशन और साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसके अंदर USG यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी की हेल्प लेते हुए विद गाइडेंस ऑफ USG कलेक्ट द टिश्यू सैंपल बाय नीडल हेल्प, यानी नीडल की हेल्प से, नीडल की मदद से
यूएसजी की गाइडेंस में, यानी यूएसजी के अंडर देखते हुए, विजुलाइज करते हुए एक निडिल इंसर्ट की जाती है जिस बॉडी पार्ट के अंदर कैंसर है, जिस बॉडी पार्ट के अंदर कैंसर है, जिस ऑर्गन के अंदर कैंसर है, यूएसजी के थ्रू वहां पर एक निडिल इंसर्ट की जाती हैं और निडिल इंसर्ट करके वहां से टिश्यू सैंपल एस्पायरेट किया जाता है जिससे लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया जा सके, और इस टाइप के टेस्ट को ही फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस ऑफ यूएसजी कलेक्ट द टिश्यू सैंपल बाय निडिल हेल्प, निडिल की हेल्प से टिश्यू सैंपल लिया जाता है, किसकी गाइडेंस में, यूएसजी की गाइडेंस में। और ऐसा मोस्टली किस कैंसर के अंदर देखने को मिलता है, किस कैंसर के अंदर करवाते हैं, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी मोस्ट कॉमनली फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा थायराइड के अंदर, उसके अलावा कुछ अदर कैंसर हैं उनके अंदर भी ये वाला टेस्ट करवाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FNAC काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, FNAC के रिगार्डेड, FNAC के रिगार्डेड। आई थिंक क्लियरली आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन टेस्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज एस्पिरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का एस्पिरेशन, जो कि फाइन निडिल एस्पिरेशन के अंदर ही आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर भी बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, निडिल इंसर्ट की और निडिल इंसर्ट करके कुछ फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, उसको एस्पायरेट कर लिया जाता है। और बेसिकली फ्लूइड की बात करें तो जैसे कि लंग्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, इनके लिए मोस्टली इनको यूज करते हैं, इसलिए एस्पिरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के नाम से इस टेस्ट को जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू रूल आउट और कंफर्म द मैलिग्नेंट इफ्यूजन, कुछ मैलिग्नेंट इफ्यूजन, मैलिग्नेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टाइप का टेस्ट करवाया जाता है जिसके अंदर एस्पायरेट किया जाता है। एस्पायरेट करना एक तरीके से खींचना, क्या, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड निडल की सहायता से बाहर ले लेना, एक सैंपल के रूप में खींच लेना ताकि उसको पैथोलॉजिकल लैब के अंदर उसका एग्जामिनेशन करवाया जा सके। आई थिंक ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और साइटोलॉजी एग्जामिनेशन के अंदर ही हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज बायोप्सी। क्या है बायोप्सी? अब बायोप्सी क्या होती है आप सबको पता होगा। बायोप्सी के अंदर भी टिश्यू सैंपल लिया जाता है, टिश्यू सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और ये दो तरीके से कर सकते हैं। बायोप्सी जो कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है कैंसर के रिगार्डेड, कैंसर के डायग्नोसिस के रिगार्डेड बायोप्सी को कन्फर्मेटरी टेस्ट बोला जाता है, कन्फर्मेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोला जाता है या कन्फर्मेटरी टेस्ट इसको बोला जाता है। और इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। और बेसिकली इनको दो टाइप से करते हैं, बायोप्सी को बेसिकली दो टाइप से करते हैं। पहला टाइप है दैट इज इंसिजनल बायोप्सी, सेकंड टाइप है दैट इज एक्सिजनल बायोप्सी। नाम से ही मीनिंग निकल रहा है, इंसिजनल और एक्सिजनल बायोप्सी। देखिए समझिए क्या है इंसिजनल और एक्सिजनल बायोप्सी। नाम से मीनिंग निकल रहा है, इंसिजनल मतलब डायग्नोसिस पर्पज यहां रखा जाता है और जिस बॉडी पार्ट के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर कैंसर है वहां से कुछ पार्ट टिश्यू का कलेक्ट किया जाता है डायग्नोसिस के रिगार्डेड, यानी सम टिश्यू कलेक्ट फॉर डायग्नोसिस। यहां से मान के चलिए ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, मान के चलिए आपकी एब्डोमिनल कैविटी है और आपको कैंसर है स्टमक के अंदर, आपको कैंसर है स्टमक के अंदर, तो यहाँ पर निडल इंसर्ट करते हैं, निडल इंसर्ट करके यहाँ से केवल फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है, कुछ फ्लूइड को एस्पायरेट किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए इस स्टमक से क्या किया जाता है, केवल कुछ पार्ट ऑफ फ्लूइड या कुछ फ्लूइड यहाँ पर, थोड़ा सा फ्लूइड यहाँ से एस्पायरेट किया जाता है कुछ ml के अंदर और उसको डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है लेबोरेटरी लैब के अंदर या पैथोलॉजिकल लैब के अंदर। लेकिन एक्सिजनल के अंदर क्या होता है, एक्सिजनल के अंदर क्या होता है, एक इंसिजन बनाया जाता है, मेक अ इंसिजन एंड रिमूव द
टोटल ट्यूमर ऑफ फॉर डायग्नोसिस, यानी एक इंसिजन बनाया जाता है, कट लगाया जाता है, लाइक एब्डोमेन है, यहाँ से कट लगाया जाता है और पहले मेजर कर लिया जाता है कि कैंसर कहाँ कहाँ पर है, कैंसर की साइज क्या है, उतनी साइज का जो मान के चले यहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर कैंसर है, तो कैंसर का जहाँ जहाँ पर ट्यूमर है, कैंसर के रिगार्डेड जहाँ जहाँ पर जिस पार्ट के अंदर ट्यूमर है, उस पार्ट के अंदर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उस बॉडी पार्ट के अंदर जो ट्यूमर है उस पूरे ट्यूमर को ही निकाल लिया जाता है, पूरे ट्यूमर को ही क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, यहाँ से पूरे ट्यूमर को ही क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो उस कंडीशन को बोला जाता है एक्सिजनल बायोप्सी। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दो तरीके से अपन क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। पहला बायोप्सी इंसिजनल बायोप्सी होता है, जिसके अंदर जिस बॉडी पार्ट के अंदर कैंसर है, ट्यूमर है, वहां से कुछ फ्लूइड को, कुछ बॉडी पार्ट, कुछ टिश्यूज को एस्पायरेट कर लिया जाता है निडल की सहायता से। और सेकंड है एक्सिजनल बायोप्सी, इसके अंदर जिस बॉडी पार्ट के अंदर ट्यूमर है तो पूरे ट्यूमर को ही निकाल लिया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। ठीक है, आगे होगा समझ में। देखिए इंसिजनल के अंदर तो केवल कुछ पार्ट टिश्यू फ्लूइड निकाला जाता है, या टिश्यू कुछ टिश्यू पूरा ट्यूमर नहीं निकाला जाए, ट्यूमर के अंदर से कुछ टिश्यू निकाले जाते हैं और उसको डायग्नोसिस किया जाता है। उसके अलावा एक्सिजनल के अंदर पूरे ट्यूमर को ही निकाल लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। आई थिंक दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिजनल क्या होता है और इंसिजनल क्या होता है। बायोप्सी के रिगार्डेड भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बायोप्सी के रिगार्डेड। बायोप्सी के रिगार्डेड गलत नहीं होना चाहिए। बायोप्सी अकेला आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर भी मिल सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा अच्छे से याद रखने की। अगर याद नहीं रहता है तो नोटबुक साथ में रखिए, नोट करते रहे और प्रैक्टिस करते रहे, जैसा कि मैं हर सेशन के अंदर आपको बोलता हूं। तो कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन के साथ बने रहे और आगे कंटिन्यू पढ़ते रहे। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है, दैट इज ए बोन मैरो बायोप्सी या एस्पिरेशन। बोन मैरो बायोप्सी, इसके अंदर भी क्या किया जाता है, जो बोन मैरो होता है वहां से टिश्यू फ्लूइड एस्पायरेट कर लिया जाता है। और आई थिंक आपको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बोन मैरो बायोप्सी। और उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा स्क्रीनिंग फॉर कैंसर और स्क्रीनिंग फॉर ट्यूमर। और कंफर्मेशन के रिगार्डेड मैंने बता दिया, बायोप्सी को कंफर्मेशन माना जाता है, बोन मैरो एस्पिरेशन को भी कंफर्मेशन माना जाता है। बेसिकली बायोप्सी इट्स बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है सभी कैंसर्स के रिगार्डेड। बाकी डिफरेंट कैंसर्स के रिगार्डेड कंफर्मेटरी टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा होता है, लेकिन एक बेसिकली जनरली अपन कहें तो बायोप्सी को कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन को नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ और कंटिन्यू सेशन लेते रहे, कंसंट्रेशन के साथ बने रहे और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, अपने साथी को भी बोलिए कि जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाए ताकि सभी क्लासेस उनको आसानी से मिल सके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ, कंटिन्यू इसी तरीके से